अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकार हसन। सीरीज स्पेशल में ऐसे आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। अब इस पे ये पॉइंट्स मैंने कल बताए थे, थोड़ा सा मैं इनको एलैबोरेट कर दूं क्योंकि इस एलैबोरेट करने से आपको कुछ फर्दर समझ आ जाएगी। इन्हीं पॉइंट्स पे मैं फर्दर एलैबोरेशन करूँ जो मैंने आपसे शेयर किए थे। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है, इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, यूट्यूब पे मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ और 2 वीडियोस थी, उसके ऊपर मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव यूज़ क्या हैं। मैंने बताया था कब कॉइन थी टर्म जिसमें पॉजिटिव यूज़ के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप इसको असिस्टेंट के तौर पे आजकल यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे कर रहे हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी यानी कि इंडस्ट्री में कर रहे हैं, अमेज़न इसको यूज़ कर रहा है अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेडिकल में यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये वीडियो अगर आपने देखी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आपको कुछ आइडिया होगा इसके पॉजिटिव यूजेस का। नेगेटिव यूजेस के ऊपर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, या अपनी लिमिटेशन से बाहर जाने की बात वो मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ, या ये अगर आप सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी है वो किस हद तक जा सकती है या चली गई है, तो वो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। पहली बात बता दूं आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले रोबोट का लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए था। रोबोट क्या होता है जी? रोबोट एक मशीन होती है जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सके। ये एक रशियन ने लफ्ज़ ईजाद किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है, साइंस और इंजीनियरिंग होती है मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की। तो मैं खुद इंजीनियर हूँ, सिंपल सी बात है, ऐसी साइंस इंजीनियरिंग जो कि मशीन्स को इंटेलिजेंट बना दे। अब मशीन्स किस हद तक इंटेलिजेंट हो सकती हैं? अब भी एआई कोई थ्रेट इस तरह का जो एक नॉर्मल लोग सोचते हैं कि एआई इतना थ्रेट दे देगी कि वो लोगों के इंटेलिजेंस को रिप्लेस करेगी, वो सुपर इंटेलिजेंस में जाके होगा। वो भी साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 75-80 सालों बाद जाके होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक अपनी वीडियो शेयर की हुई है यूट्यूब के ऊपर। अभी जो सी है डीप लर्निंग मशीन्स की एल्गोरिथम्स को जो सा है वो उनके अंदर डाटा इनकॉर्पोरेट करके वो मशीन की लर्निंग की तरफ जाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है, इसके ऊपर आप में से कोई बच्चा भी या कोई भी एक्सपर्ट नहीं है क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आप क्या क्या लिख सकते थे जो कि अभी हो रहा है? सबसे पहले तो बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल कंपटीशन बहुत आगे चला गया है। हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं तो हमें इस चीज़ का मे भी आइडिया ना हो। चाइना यूएसए कंपटीशन बहुत आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। चाइना ने तकरीबन 41,000 रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश कर दिए हैं। यूएसए ने जो है वो तकरीबन 25,000 किए हैं। लेकिन यूएसए के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो चाइना से ज़्यादा है और चाइना इसको लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ग्लोबल कंपटीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये किस लिए है? ये ग्लोबल एक आप कह लें हेजेमनी मेंटेन करने के लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी मैं अपनी क्लासेस में तो स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सा था, ये एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएगा। आपका जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा दुनिया को, ये मैं इसलिए एलैबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ जाए इस टॉपिक का। और ये मैं अपनी क्लासेस में पहले स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया पे कंट्रोल किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया जिसमें अमेरिका ने एक दुनिया कंट्रोल किया। अब एक तीसरा रेवोल्यूशन उसके बाद आएगा जिससे दुनिया कंट्रोल होगी एक और 100 साल के लिए, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन। इसमें जो लीड करेगा वो दोबारा से डोमिनेट करेगा और वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अच्छा रोल प्ले करेगा। अब आगे चलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंसर्न्स क्या हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के प्रोफेसर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इसके रिस्क सामने आना शुरू हो गए हैं, पोटेंशियल रिस्क आना शुरू हो गए हैं। तो उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। तो इसके ऊपर थीसिस जो आप बना सकते थे, और ये बड़ा रेलेवेंट थीसिस था, वो ये था कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंजिंग वॉर, सर्विलेंस, डिसइंफॉर्मेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, सो इट हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा काम करना शुरू हो गई है। ये सर्विलेंस की बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ कहाँ पे हो रही है। डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर मैं भी आपको एलैबोरेट करता हूँ, और बाकी एस्पेक्ट्स में पीस सिक्योरिटी में भी फ्यूचर में जाके इन्फ्रिंज हो, या उस पर आप कह लें कि एक पीस सिक्योरिटी के ऊपर आप कंप्रोमाइज हो सकता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो ये इसका थीसिस है क्योंकि इसने ओवरस्टेप कहाँ पे किया है, किन डायमेंशन में हो रहा है, और फ्यूचर किस तरफ जा सकता है। तो इसमें पॉइंट्स मैंने कल शेयर किए थे मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। मैंने कल बात बताई थी कि डी फेक्स की बात है। अच्छा, इन डी फेक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत सारी अवेयरनेस भी आ चुकी है। रॉबर्ट रॉबर्ट पीड या रॉबिन्सन पीड, मुझे एग्जैक्टली नाम उसका याद नहीं आ रहा, उसने बाराक ओबामा की वीडियो शेयर की जो कि एआई से बनी हुई थी। तो डी फेक वो ऐसा ही लग रहा है कि वो जो सा है ओबामा खुद स्पीच दे रहे हैं। तो वो डी फेक का काम था, और डी फेक का भी रिसेंटली अमेरिका में भी
ट्रम्प के मामले में भी आपके सामने वाक़यात आए, तो वहाँ भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो डीप फेक निकले। इसी तरह से वॉइस जो सी है, आप किसी की भी वॉइस जो सी है एआई के थ्रू वो आप इस तरह से आपके पास आएगी कि आपको लगेगा वो वैसे ही है। इसका यूज़ वारफेयर में भी हो रहा है, ताकि एनिमी स्टेट्स में जो है आप कह लें कि वार के दौरान वो सोल्जर्स को उनको मैनिपुलेट कर सकें। तो ये चूँकि एडवांस कंट्रीज़ में बहुत आगे चला गया, तो ये वहाँ पे स्कैंडल आना भी शुरू हो गए। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल मेरे सामने आया जिसमें वो हॉलीवुड के एक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं, स्पाइडरमैन वाले, उनका डीफेक के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है, और वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अगर आप न्यूज़पेपर्स गो थ्रू करते हैं। इस तरह अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पासवर्ड हैकिंग एआई से बहुत जल्दी हो जाती है। अभी रिसेंटली हफ्ता पहले मेरे सामने आर्टिकल गुजरा कि पासवर्ड हैकिंग है, एआई का कोई सॉफ्टवेयर से पासवर्ड हैकिंग बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। तो अगर पासवर्ड हैकिंग हो सकती है, डीफेक बन सकती है, तो ये कितना बड़ा इंडिविजुअल लेवल पे तो आप कह लें कि आप मॉरल ग्राउंड को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये नेशनल लेवल पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ये इवन कल्चरल लेवल पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप डीफेक के थ्रू किसी कल्चर को इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, किसी की आप सोसाइटी को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, किसी नेशन को इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, इवन जो ग्लोबल वार्स अब चल रही है प्रोपेगेंडा के ऊपर चल रही हैं, तो डीफेक के थ्रू तो प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा चला जाएगा कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। और देखने वाले तो जो जो सोशल मीडिया बैठे होते हैं, वो तो कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं तो यकीन कर लेते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा आगे चलेगी, क्योंकि आप जितनी बुक्स पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 10 बुक पढ़ी हैं, उसके बाद भी आप अभी तक समझते रहेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है, क्योंकि आप इसमें जो कॉमन बंदा होता है वो इसको स्पेशलिस्ट तो नहीं होता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के अंदर कितना ज़्यादा नुकसान देगी, क्योंकि आम आदमी कॉमन मैन को इसका पता नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगी और क्योस और मॉरल ग्राउंड्स को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करेगी ये। एथिकल ग्राउंड्स में आपने अगर नोआ हरारे की स्पीच सुनी, बहुत पहले आई थी, मुझे याद नहीं उसकी डेट, लेकिन वो बहुत पहले कुछ अर्सा पहले आई थी। उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह बताया कि इसका डेमोक्रेसी पे भी इम्पैक्ट होगा, पहली चीज़ चले। उस उन्होंने दूसरी बात इसमें डिस्कस की थी कि आप इंटीमेसी, फॉर एग्जाम्पल रोबोट है, वो आपसे चैट कर रहा है मिसाल के तौर पे इंटरनेट के ऊपर, और आप जो से हैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं रोबोट के साथ, तो वो एक जो सा है आपका एथिकल ग्राउंड कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा वो रोबोट है। उन्होंने ये बात भी साथ की कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है इसको, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा इस चीज़ की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनीज या जो काम कर रही है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी लेने का तो किसी ने ऐलान नहीं की कि आप जिम्मेदारी लेंगे इसके मिस यूज़ की। तो ये बहुत सीरियस थ्रेट बन जाएगा, और उन्होंने इसका डेमोक्रेसी पे भी इम्पैक्ट बताया कि डेमोक्रेसी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा इसका, क्योंकि आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन इंडिविजुअल जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो कौन है, वो रोबोट है, वो इंसान है, यहाँ तक ये टेक्नोलॉजी चली गई है। तो ये भी आप इसमें डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अगेन अगेन बात वही है कि आप यही के ऊपर अगर सुनते रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लासेस में डिस्कस हुई हैं, और मेरे स्टूडेंट्स बात को जानते हैं कि हम इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बात इसमें करने की ये है कि आप अगर कोई भी टॉपिक ऊपर वीडियोस अगर आप देखते रहते हैं, तो ये मटेरियल जनरल आपके माइंड में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पॉलिटिकली पॉलिटिकली आपको पता है डिक्टेटर्स जो से हैं वो दुनिया में इस वक्त उनके लिए ये एक बहुत अच्छा आप कह लें कि एक सर्विलेंस का सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि पहले तो आप कैमरा के थ्रू आप देख लें लोगों को कंट्रोल करते थे, अब जो एआई के बाद है वो आप जो जो टेक्नोलॉजी आएगी वो लोगों के इमोशंस पढ़ लेगी, यानी कि वो फेस की रीडिंग भी कर लेगी। अब फेस की रीडिंग अगर हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि किसी भी डिक्टेटर पता चल जाएगा कि ये जो इंसान फिर रहा है ये मेरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, फेवर में क्या बात हो रही है, क्या इसका रिएक्शन है, इवन पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर है या कोई पब्लिक स्पीच के अंदर है। तो फेस रीडिंग और इमोशंस की रीडिंग जब होना शुरू हो गई है, तो ये एक बहुत सीरियस चैलेंज देगा डेमोक्रेसीज को, और ये लोगों की आप कह लें कि फ्रीडम को कंप्रोमाइज करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी फ्रीडम होगी, और अगर सर्विलेंस इतनी ज़्यादा होगी तो फ्रीडम कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। इवन लोगों को आप इतना ज़्यादा चेक करना शुरू कर देंगे कि उनका ज़िंदगी में रहना अज़ाब हो जाएगा। तो ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस था। ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के, आप मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लीड करेगा, बाकी क्या करेंगे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई काम नहीं किया। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती डेवलपिंग स्टेट्स में, तो फिर क्या होगा, डेवलप स्टेट्स बहुत आगे निकल जाएंगी। जिस तरह मैंने चाइना की बात की, मैंने यूएस की बात की, फ्रांस कहता है जी हम अपना जो कैपिटल है उसको दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपिटल बनाएंगे। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा अपने आर्टिफिशियल अपने बाउंड्स जाएगी, क्योंकि डिस्पैरिटी क्रिएट कर देगी दुनिया भर में। और मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें लीड करेगा वो नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर कंट्रोल करेगा। इसलिए दुनिया भर की, बल्कि इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपने 1000 पीएचडीज बनाने लगा है यूके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो इस कंपटीशन के अंदर आए। फ्रांस की कोशिश कर रहा है, चाइना और यूएस तो ऑलरेडी इसके ऊपर लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया है, क्योंकि रिसर्च पेपर्स भी कितने ज़्यादा हैं इसके ऊपर। अच्छा,
वारफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। किस तरह से मैं बताता हूँ कि आप अगर फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो अगर ह्यूमंस उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ बल्कि रिपोर्ट भी आई थी कि अगर तो आप ह्यूमंस फाइटर जेट्स को कंट्रोल करें तो वो सामने आके एक दूसरे पे फायर नहीं कर सकते। एआई का पायलट जो है वो सामने आके फायर कर सकता है। और मुझे याद नहीं वो वीडियो कौन सी थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये विद इन सेकेंड उन्होंने ह्यूमंस पायलट्स को उड़ा के रख दिया। ये एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। अब देखिए कितना मैसिव एडवांटेज होगा। इसमें मैंने एक बात लिखी भी यहाँ पे, वेपन्स और रिप्रेशन बन जाएंगे। तो ये अपने बाउंड से तो बाहर चला गया कि आप कुछ दुनिया में कुछ लोग इतनी ज़्यादा आप पावर उनके पास आ जाएगी, इतना ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा कि बाकी नेशंस क्या करेंगी। तो ये उसमें आप इसमें डिस्कस करें, इकोनॉमीज जो सी हैं वो इस पर ग्रो करेंगी, फ्यूचर की इकोनॉमीज। आपने अगर अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया इसके लिए, अगर आपके लोग इस काबिल नहीं है कि वो अब नए ट्रेंड के मुताबिक अपने आप को ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ इस कंटेस्ट में लेके जाएं, तो इकोनॉमी से बहुत बड़ा असर आएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लीड करेंगे हर जगह, हर डायमेंशन में। तो ये ज़ाहिर बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ स्टेप्ड ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स, तो ये उस तरफ जा रही है बात। जॉब्स के कंटेक्स्ट में ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जॉब्स प्रोड्यूस करेगी। इसके अंदर दो दो तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये कि अगर ये जॉब खत्म कर रही है तो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% कस्टमर इंटरेक्शन जो है वो 2020 तक वो एआई मैनेज करेगी। और इसके ऊपर आप वो लोग इम्पैक्ट होंगे डेवलपिंग कंट्रीज के जिनके पास वो स्किल्स नहीं है, जो कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम कर सकते हैं। फिर जी इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, ये भी डॉन में भी हफ्ता पहले एक आर्टिकल आया था कि इंटेलेक्चुअल थेफ्ट कैसे हो रहा है जी एआई के थ्रू। तो वो भी इसकी डायमेंशन है कि वो किस तरह से ओवरस्टेप कर रही है। इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो बहुत खतरे में है। अच्छा, उसके बाद है कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसके ऊपर मैं आर्टिकल भी लिख चुका हूँ कि कॉग्निटिव एबिलिटीज किस तरह चैलेंज होगी। मैंने नेशन में आर्टिकल लिखा था कि एआई का यूज जो सा है, ये मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बैन कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैन किया यूनिवर्सिटीज ने। अच्छा, दो मुल्क मैंने और भी लिखे थे, उन्होंने बैन कर दिया एआई को कैंपस के ऊपर से। क्यों बैन किया? वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से वो हमारे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को कंप्रोमाइज करना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमें यूके था और सऊदीया भी था मेरे ख्याल से इसके अंदर। मैंने नेशन के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्पैक्ट करेगी। तो वो भी अगर आपने पढ़ा तो आपको इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद रिलीजन। नौर अली की तकरीर में उन्होंने जो डिबेट की उसमें उन्होंने लिखा कि ये भी पोटेंशियल रखती है कि ये जो है एक नया रीजन क्रिएट कर दे। तो यहाँ तक इसकी जो सी है आप कह लें कि लिमिटेशंस, लिमिट से बाहर ये ऑलमोस्ट जा रही है। अभी इसने किया नहीं है, लेकिन जो वो जिस तरह से वो डाटा कर रही है, कोलेक्ट कर रही है सारे रिलीजन्स का, तो वो एक नया रिलीजन भी तो क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ तक तो खतरा आ गया। बेशक अभी किसी ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अब आपने इसको ऐसे को थीसिस लिखना था, इसके नेक पार्ट में आपको बताना था एआई क्या है, मैंने आपको बताया एआई क्या है, मैंने बताया इसकी हिस्ट्री क्या है, कॉइन कब हुई थी, मैंने आपको करंट ट्रेंड बता दिया है, चाइना यूएस कंपटीशन चल रहा है इसके अंदर, और करंट कहाँ कहाँ पे ये मिस यूज इसका होना शुरू हो गया है। तो सोल्यूशन आपने क्या देने थे? सोल्यूशन आपने देने थे कि आप जो एआई का इस्तेमाल करें वो कंपेटेबल करें ह्यूमन वैल्यू, डिग्निटी, राइट्स, फ्रीडम, कल्चर के हिसाब से। फिर आपने इसमें ये भी कहना था ग्लोबल डेमोक्रेसी को चाहिए कि एक गवर्नेंस करें। अगर आप एक ही गवर्नेंस ही करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका मिस यूज, हाँ अगर टेररिस्ट के पास एक यूज चला गया तो आप देखें वो कितना मैसिव लेवल पे जो है वो डैमेज करेगी। आर्म रेस नहीं होनी चाहिए। आर्म रेस में क्या होगा कि कुछ नेशन बहुत पीछे रह जाएंगी, और कुछ नेशन के पास एडवांटेज क्या, थोड़ा सा मौका भी नहीं होगा किसी से फाइट करने का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप इन सजेशन को अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? नहीं, इसमें कोई पॉइंट नहीं रह गया। तो ये मैंने जो है आपको एलैबोरेट कर दिया कि इस एस्से के अंदर आप कितनी ज़्यादा, कम से कम आप 8-9 टॉपिक स्टेटमेंट बना सकते थे। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, मैंने बता दी इसका ओरिजिन क्या था, सजेशन मैंने बता दिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है वो ओवरस्टेप कर चुकी है, और इसके इम्प्लीकेशन जो सी है आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया, कोई इसमें मैकेनिज्म लगा दिया, कोई दुनिया ने एक ग्लोबल सिस्टम बना लिया, तो डेफिनेटली हम इसको पॉजिटिव इम्प्लीकेशन जो मैं पहले बता चुका कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो शेयर कर चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली हम इसको यूज़ करें, अगर इसको हमने कंट्रोल ना किया, तो ये सारा आपके सामने इस कंटेस्ट में आप लिख सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। आई होप अब आपको कुछ अच्छे की समझ आ गई होगी, और कुछ मेरे ख्याल से आपको जनरेट हो गया होगा पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात मैं बता दूं, सीएसए में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस ऐसे के ऊपर जो सा है वो एग्जामिनर उनको पास करेगा फेल। एग्जामिनर भी जानता है कि आप लोग एक स्पेशलिस्ट नहीं है। ये वो डोमेन है जिसमें किसी का भी नॉलेज आप में से या हम में से इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं सबने।
हम इवन स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल में वीडियो नहीं देखते, डिबेट्स नहीं देखते, लेकिन फिर भी जिन्होंने बेसिक लेवल का नॉलेज लिखा है उनके पास आने के चांसेस हैं, क्योंकि सीएसएस में उन्होंने आपका पीएचडी चेक नहीं करना, उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अब उसमें से जो बेहतर लिखेगा वो ज़ाहिर सी बात है पास कर जाएगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।